Hello humankind, hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcomes you all. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी। चैप्टर का नाम है एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट्स। बच्चा हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था 7th स्टैंडर्ड में कि एसिड्स कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, एंड बेसिस कैसे होते हैं, बिटर होते हैं। तो ये हम टेस्ट करके फूड का पता लगाते हैं। यहाँ पर अगर आपके सामने एक प्रॉब्लम है कि अगर फैमिली में कोई सफ़र कर रहा हो एसिडिटी से, तो हम क्या करते हैं, उसको एक रेमेडी प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, लेमन जूस देते हैं, विनेगर सिरका देते हैं, या फिर बेकिंग सोडा देते हैं। बेटा हम बेकिंग सोडा देते हैं। इसका रीज़न क्या है ये वाली रेमेडी चूज़ करने का? क्योंकि प्रॉब्लम किस चीज़ की है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, और बेकिंग सोडा का नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। तो रिएक्शन आपकी नलीफाई हो जाती है। ठीक है, नलीफाई हो जाती है, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसी कोई और एग्जाम्पल आपको याद है? हमने आपको बताया था कि जब ब्ली स्टिंग करती है तो क्या छोड़ती है हमारी बॉडी के अंदर, HCHO, जिसको हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं, और उसका नेचर एसिड होता है। उसके साथ साथ मम्मा क्या करती हैं, फिर हमें जो खाने वाला सोडा होता है घर पर, वो उस पर लगा देती हैं, जिसका नेचर बेसिक होता है, और रिएक्शन आपकी नलीफाई हो जाती है, यानी कि जो इन्फ्लेमेशन हो रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये बात आपको मैंने बता दी कि एसिड और बेस की जो रिएक्शन है वो नलीफाई हो जाती है, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब अच्छा एक बात बताइए कि क्या सारे के सारे एसिड्स खट्टे होते हैं जो अभी हमने इसमें पढ़ा है? नहीं, हमने कॉफ़ी का एग्जाम्पल भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो। कॉफ़ी कैसी होती है आपकी, बिटर होती है टेस्ट में, और इसका नेचर कैसा होता है, ये एसिडिक नेचर की होती है। ठीक है नाउ, तो सारे के सारे सब्सटेंस को तो हम टेस्ट नहीं कर सकते। हमने क्या करना है, कुछ इंडिकेटर्स का यूज़ करना है। इंडिकेटर्स दो तरह के हो सकते हैं, यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देती हूँ, एसिड बेस इंडिकेटर्स। ये दो तरह के आपके हो सकते हैं, एक तो हो सकता है आर्टिफिशियल और दूसरे हो सकते हैं नेचुरल। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स में हमने क्या पढ़ा था, लिटमस के बारे में पढ़ा था। मैं यहाँ पर सिर्फ कीवर्ड्स लिख रही हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इसके साथ साथ लिटमस हो सकता है, उसके अलावा नेचुरल इंडिकेटर्स में आपका टर्मेरिक हो सकता है। नाउ आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स में क्या हो सकता है, मिथाइल ऑरेंज हो सकते हैं, एंड आपका फिनोफ्थलीन ये हो सकता है। नाउ बच्चा अगर आप लोगों को याद हो, लिटमस के बारे में हमने पढ़ा था। अब छोटी सी डेफिनेशन याद कर लो। एसिड्स सॉर होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट में। चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। बेसिस बिटर होते हैं, जो क्या करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं रेड लिटमस का ब्लू में। अब ये लिटमस क्या है, ये नेचुरल इंडिकेटर से कहाँ से आता है, इसके साथ साथ टर्मेरिक भी आपका नेचुरल है, अभी बताएंगे उसके बारे में। ये लिटमस आपका कहाँ से आता है बच्चा, यहाँ पर दिया हुआ है कि लिटमस एक पर्पल कलर की डाई होती है, मतलब जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसका वो पर्पल कलर का होता है। कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम इसको, लाइकेन से। ये मैंने आपको बताया था, लाइकेंस क्या होता है, एक एसोसिएशन होता है एल्गी एंड फंगाई का। ठीक है, एल्गी एंड फंगाई का, ये दोनों एल्गी एंड फंगाई आपस में एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, और इसको हम, जिसको म्यूचुअल रिलेशनशिप भी कहते हैं, इसको ये लाइकेंस का नाम दिया गया है। लाइकेंस से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं लिटमस को, जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर है, और ये न्यूट्रल जो इसका कलर होता है वो पर्पल कलर का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है कि टर्मेरिक भी आपका नेचुरल इंडिकेटर से। अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि जो टर्मेरिक हल्दी होती है हमारे खाने में, अगर उसकी करी कभी आपके वाइट क्लॉथ्स पर लग जाती है, ठीक है, और आपने क्या किया, उसको वॉश करना शुरू कर दिया सोप से, जैसे आप सोप से वॉश करोगे तो वो कैसा कलर देगी, रेडिश ब्राउन कलर का देगी। इसका क्या रीज़न है, यहाँ पर बताती हूँ। देखिए, टर्मेरिक आपका इंडिकेटर्स है, नेचुरल इंडिकेटर्स है। आपने क्या किया, बेस उसमें ऐड कर दिया, तो बेस के साथ टर्मेरिक कैसा रिएक्शन देती है, रेड कलर में चेंज हो जाती है, रेडिश ब्राउन कलर में। तो यही इन्होंने यहाँ पर किया है कि रेडिश ब्राउन कलर में ये चेंज कर देती है बेसिक को। नाउ अगर आप फिर बाद में वो येलो टर्न हो जाता है, अगर आप उसको ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा पानी से वॉश करोगे तो फिर से वो येलो कलर में टर्न हो जाती है। नाउ सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या क्या है, यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज है, फिनोफ्थलीन, ये सारे सिंथेटिक होते हैं, जो आर्टिफिशियल जिनको हम कहते हैं, जो ह्यूमन बींग्स खुद से बनाते हैं। और नेचुरल क्या क्या है, लिटमस है जो हम प्लांट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उसके अलावा टर्मेरिक है, हल्दी होती है, वो भी प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नाउ इस चैप्टर के अंदर बेटा हम ये देखने वाले हैं कि जो एसिड और बेसिस होते हैं उनकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है, किस तरीके से हमारी रियल लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग फिनोमिना होते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम कुछ और नेचुरल इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि रेड कैबेज लीव्स, ये भी आपका क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। टर्मेरिक आपका नेचुरल इंडिकेटर्स हुआ। कलर्ड पैलेट होते हैं कुछ फ्लावर्स की, नेचुरल इंडिकेटर्स होती हैं, जैसे कि हाइड्रेंगिया, पेटूनिया, गेरानियम, ये ऐसे ऐसे प्लांट हैं जिनकी लीव्स जो होती हैं नेचुरल इंडिकेटर्स की तरह काम करती है, और इनको हम कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स, कभी कभी सिंपली इंडिकेटर्स भी कह देते हैं। चलो बेटा, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक टेबल थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपके लिए कन्फ्यूजन ना हो आगे के लिए। यहाँ पर मैं आपको लिख रही हूँ लिटमस सॉल्यूशन, टर्मेरिक पेस्ट, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो आपका ये फ्लावर है हाइड्रेंगिया, इसको मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, H से डिनोट कर रही हूँ, क्योंकि आप इसको पूरा लिख लीजिएगा। फिनोफ्थलीन, ये तो आपके तीनों हो गए नेचुरल, ठीक है।
यहाँ पर फिनोफ्थलीन आपका हुआ आर्टिफिशियल और मिथाइल ऑरेंज हो गया आपका आर्टिफिशियल। ठीक है बेटा, अब इसको यहाँ पर आप चेंज कैसे करोगे, यहाँ पर हमें देखना है न्यूट्रल सॉल्यूशन, यानी कि इनका जो न्यूट्रल कलर होता है। तो लिटमस का न्यूट्रल कलर देखेंगे हम यहाँ पर, एसिड के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तब कलर देखेंगे, और बेसिस के साथ रिएक्शन कराएंगे तब कलर देखेंगे। तो यहाँ पर न्यूट्रल सॉल्यूशन देखते हैं क्या होता है। लिटमस सॉल्यूशन का न्यूट्रल कलर अभी हमने देखा था क्या होता है, पर्पल कलर का होता है। ठीक है, अगर इसको एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, रेड कलर देता है। अभी हमने देखा था ऊपर, बेस के साथ कराएंगे तो ब्लू कलर देता है। यहाँ पर आपका टर्मेरिक पाउडर कैसा होता है, नॉर्मली हल्दी येलो कलर की होती है भाई। एसिडिक में क्या रिएक्शन देती है, कोई रिएक्शन नहीं देती, येलो का येलो ही रहता है। और बेस में क्या रिएक्शन देती है, रेड कलर हो जाता है। अभी देखा ना कि स्टेन लग जाता है, सॉप से वॉश करते हैं, सॉप कैसा है, बेसिक नेचर का है, तो रेड कलर दे देता है। उसके बाद है हाइड्रेनिया, ये एक फ्लावर होता है। इसका जो नॉर्मल कलर है, जो न्यूट्रल कलर है, वो ब्लू होता है। और जब इसको एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती, ब्लू का ब्लू ही रह जाता है। लेकिन बेस के साथ ये पिंक कलर देता है। ठीक है, नाउ फिनोफ्थलीन को समझो, इसमें कोई कलर नहीं होता, फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है। और अगर इसको एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तब भी ये कोई रिएक्शन नहीं देता, कलरलेस ही रहता है। लेकिन बेस के साथ ये पिंक कलर देता है। और आपका मिथाइल ऑरेंज, इसका कलर होता है ऑरेंज, एंड ये बेस एसिड के साथ आपका रेड कलर देगा और बेस के साथ येलो कलर देगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि मिथाइल ऑरेंज एक ऐसा इंडिकेटर है आर्टिफिशियल जो दोनों केसेस में अलग अलग कलर दे रहा है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर and 2 contains acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? कितना सिंपल काम है कि आपको 3 टेस्ट ट्यूब दे दी है, एक में डिस्टिल्ड वाटर दे दिया है, ठीक है, दूसरे में आपको क्या दिया है, 2 कंटेन एसिड एंड बेस, एक में एसिड है और दूसरे में बेस है। तो कितना सिंपल है, अगर आपके पास लिटमस पेपर है तो आप क्या करोगे, हमने क्या समझा था अभी कि लिटमस पेपर क्या करता है, एसिडिक कंडीशन में एज इट इज़ रहता है, ठीक है, और बेसिक कंडीशन में वो कलर को चेंज कर देता है, ब्लू कर देता है। ठीक है, तो इससे आप रिएक्शन करके देख सकते हो। किसी बच्चे की नहीं समझ में आता है तो हमसे बाद में पूछ लेंगे, बता देंगे उनको। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी। अब लेबोरेटरी के अंदर इनको समझना है, कुछ सब्सटेंस, कुछ सॉल्यूशंस आपको कलेक्ट करने हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बेस यहाँ से शुरू हो गए, यहाँ तक आपके पास एसिड थे, अब बेस शुरू हो जाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हर एक में कुछ ड्रॉप्स डालनी है। इनको सबको वॉश ग्लास के अंदर आप ले लोगे, टेस्ट ट्यूब में ले लोगे, या फिर और ड्रॉप बाय ड्रॉप आप कुछ इंडिकेटर्स डालोगे। तो यहाँ पर आपने सैंपल का सॉल्यूशन लिख लिया, मान लीजिए ये लिख लेते हैं हम यहाँ पर HCl, ये सैंपल का सॉल्यूशन की टेबल यहाँ पर बनाएंगे। HCl आपने लिखा, इसको टेबल को कहीं और बना लें, नहीं यहीं पर सही है। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, ये हम यहाँ पर टेबल बना लेते हैं अपनी। ठीक है, ये आपने टेबल बनाई है, HCl हम यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी कलर चेंज करते हैं। ये हमने लिखा HCl, जो भी सब्सटेंस हमें दिए हुए हैं, H2SO4, उसके बाद HNO3, देन CH3COOH। ठीक है, ये सारे आपके एसिड्स हैं। उसके बाद बेसिस क्या क्या दिए हुए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आपको दिए हुए हैं, ये सारे के सारे आपके बेसिस हैं। अब हमने क्या करना है, इन सबको रेड लिटमस, सबसे पहले रेड लिटमस के साथ चेक करते हैं। तो ठीक है, मैं रेड लिटमस यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, रेड लिटमस। नाउ अब आप रेड लिटमस के साथ करोगे तो सारे एसिड्स क्या करते हैं, रेड लिटमस के साथ कोई रिएक्शन नहीं देते, कलर कैसा रहेगा, रेड ही रह जाएगा। बेस के साथ क्या करते हैं, जो रेड लिटमस को अगर हम बेस के साथ रिएक्ट कराएं तो ये सारे के सारे आपके बेस हैं, ये क्या करेंगे, कैसा कलर देंगे, ब्लू कलर देते हैं। ठीक है, रिएक्शन कंप्लीट। आगे अब मैं यहाँ से रेड हटा रही हूँ। ठीक है, आप इसको टेबल को आगे कर लेना। यहाँ पर हम किससे चेक करने वाले हैं, ब्लू लिटमस पेपर के साथ, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। अब ये मैंने यहाँ पर लिखा ब्लू लिटमस।
तो ब्लू लिटमस में जो आपके सारे के सारे एसिड्स होते हैं वो कैसी रिएक्शन देते हैं, वो रेड में टर्न हो जाते हैं। ठीक है, सारे एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देते हैं। और बेसिस के साथ क्या होता है, कोई रिएक्शन नहीं होती, जैसा कलर होता है ब्लू का ब्लू रह जाता है। अगला यहाँ पर हमें चेक करना है फिनोल्फ्थलीन के साथ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मैं यहाँ से ब्लू लिटमस हटाकर यहाँ पर आपके सामने फिनोल्फ्थलीन लिख रही हूँ। ठीक है, फिनोल्फ्थलीन या आप लिख लीजिएगा। अब एसिड्स के साथ क्या कलर देते हैं, कोई कलर नहीं देते हैं। अब कैसा कलर होता है, कलरलेस होता है ना फिनोल्फ्थलीन न्यूट्रल में, तो यहाँ पर आपका कलरलेस रह जाता है, कलरलेस। ठीक है सब। लेकिन बेस के साथ क्या देते हैं, पिंक कलर। तो सारे के सारे बेसेस आपके पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ अब मिथाइल ऑरेंज में अभी मैंने आपको टेबल में बताया था कि एसिड के साथ कैसा रिएक्शन देता है, रेड कलर देता है, और बेस के साथ येलो। तो यहाँ पर आप इसको हटाएंगे फिनोल्फ्थलीन को, और यहाँ पर लिखेंगे आपका मिथाइल ऑरेंज, एसिड के साथ रेड कलर और बेसिस के साथ आपका येलो कलर। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी टेबल कंप्लीट कर सकते हो। नाउ इधर आते हैं हम। These indicators tells us whether a substance is acidic। यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि हमारा सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, लेकिन किसके बेसिस पर, कलर के बेसिस पर। कुछ इंडिकेटर्स बेटा ऐसे भी होते हैं जिनमें हम कलर नहीं देखते, उनका ऑर्डर देखते हैं, उनकी स्मेल से चेक करते हैं। ऐसे इंडिकेटर्स को हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। यहाँ पर कुछ एक्टिविटी आपको दी गई है, देखिए क्या करना है आपको। फाइनली मतलब पतला पतला छोटा छोटा सा चॉप्ड अनियन लेना है और उसको प्लास्टिक बैग में रखोगे। उसके अंदर कुछ क्लीन क्लॉथ्स डालोगे, ऐसे करके एक प्लास्टिक बैग आता है। ठीक है, उसको बंद कर दोगे और उसके अंदर आपने ये अनियन के पीसेस डाल दिए चॉप करके छोटे छोटे से फाइनली, और उसके अंदर कुछ कपड़े की स्ट्रिप्स डाल दी। ठीक है, अब ये आप छोड़ दोगे। यहाँ पर आप क्या करने वाले हो, आप डालोगे इसके अंदर एसिड। ठीक है, आपने एसिड डाला, देखा आपने कैसी स्मेल आ रही है, अरे यार एसी की ऐसी स्मेल है। इसका क्या मतलब है कि एसिड के साथ ये जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं आ रहा है, बिल्कुल ऐसी की ऐसी स्मेल आ रही है आपको। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पर कुछ बेस डाला तो क्या होता है, वो स्मेल जो होती है चली जाती है, वैनिश हो जाती है। तो क्या होता है, बेसिस के केस में जो अनियन है आपका, अनियन क्या है, यहाँ पर एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का काम कर रहा है, वो यहाँ पर उसकी स्मेल जो है वो वैनिश हो जाती है। तो यहाँ पर हम इंडिकेटर्स, इस ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का फाइंड कर सकते हैं। अगला क्या दिया हुआ है यहाँ पर, नाउ ये इन्होंने एसिड डाला था HCl और बेस डाला था सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगले केस में हम क्या करेंगे, फिर हम उन क्लॉथ स्ट्रिप्स को निकाल लेंगे अपने पॉलीथीन से और उनको वॉश करेंगे अच्छे से। दूसरा यहाँ पर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यूज़ करने वाले हैं वैनिला एसेंस, और एक और यूज़ करेंगे क्लोव ऑयल, जो लौंग का तेल होता है उसको। अब वैनिला एसेंस में क्या करा, हमने ले लिया वैनिला एसेंस। ठीक है, अब उसके बाद हमने उसमें एसिड डाला, कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल सकते हो। ठीक है, डाइल्यूट फॉर्म में। जैसे ही आपने एसिड डाला, कोई रिएक्शन हुई, कोई रिएक्शन नहीं हुई। जो स्मेल आ रही थी वैनिला एसेंस की, प्यारी सी खुशबू आ रही है अभी भी। तो इसका ये मतलब है कि वैनिला एसेंस भी एक ऐसा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है जो एसिड पर कोई रिएक्शन नहीं देता। ठीक है, स्मेल चेंज नहीं होती। लेकिन जैसे ही आपने बेस डाला, कुछ NaOH डाला, तो क्या होता है, वैनिश हो जाती है, स्मेल चली जाती है। तो यहाँ पर भी पता चल रहा है कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वैनिला एसेंस के केसेस में बेस अगर मिक्स करते हैं तो जो स्मेल होती है वो चली जाती है। द सेम होता है आपका क्लोव ऑयल के केसेस में। तो यहाँ पर आपको पता चला कि इस तरह के इंडिकेटर्स हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब आपको अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप यहाँ पर टेबल बनाकर भी लिख सकते हो। नाउ हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल, मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। इस एक्टिविटी को करने से पहले बच्चा इस टीचर का असिस्टेंट लेना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम फायर का यूज़ करने वाले हैं। वैसे आपको जब एसिड्स का भी यूज़ करते हो तो आप ध्यान रखना हमेशा डाइल्यूट फॉर्म एसिड्स की यूज़ करना, कॉन्सेंट्रेटेड यूज़ मत करना लेबोरेटरी के अंदर। नाउ यहाँ पर हमने क्या करना है, 5 ml डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया और उसको टेस्ट ट्यूब में ले लिया। ये ले लिया आपने टेस्ट ट्यूब, और इसमें ले लिया आपने डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कितना लिया है, 5 ml। उसमें आपने डाले कुछ पीसेस जिंक ग्रैन्यूल्स के, ये यहाँ पर आपने जिंक ग्रैन्यूल्स के कुछ पीसेस डाल दिए। अब ऐसे में क्या होता है, यहाँ पर आपकी टेस्ट ट्यूब लगी हुई है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑफ द जिंक ग्रैन्यूल्स, क्या हुआ यहाँ पर, पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सोप सॉल्यूशन। यहाँ पर कुछ गैस निकली है, यहाँ पर पाइप से हम इस गैस को एक सोप सॉल्यूशन के अंदर पास करवा देंगे। ये आपने करवा दिया पास। ठीक है, ये जो गैस बेटा निकल रही है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है। कैसे निकली, जैसे जिंक ने HCl, कौन सा एसिड लिया था हमने, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, H2SO4 के साथ रिएक्शन करा तो क्या हुआ, ZnSO4 बना प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। अब इस हाइड्रोजन गैस को हमने एक डिलीवरी ट्यूब के जरिए से सोप सॉल्यूशन के अंदर डाला और यहाँ पे बबल फॉर्म में आपको हाइड्रोजन गैस मिली, और हाइड्रोजन गैस में हमने एक कैंडल से लेकर गए उसके पास, ठीक है, जो बर्निंग कैंडल थी, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के बबल्स के पास में लेकर गए तो आपको एक पॉप साउंड मिलेगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के केस में पॉप साउंड मिलेगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही हाइड्रोजन गैस हीट के पास में आती है तो वो एक्सपैंड हो जाती है। ठीक है, और उसके जो बॉन्ड्स टूटते हैं उसकी वजह से वो पॉप साउंड आती है। अच्छा बेटा, सोप सॉल्यूशन में ही क्यों डाल रहे हैं, वाटर में क्यों नहीं डाला,
क्योंकि सॉफ्ट सॉल्यूशन में ये जो गैस है ये डिजोल्व नहीं होती, ठीक है। इस वजह से अगर आप वाटर में मिक्स करोगे तो वहाँ पे डिजोल्व हो जाती है, इसीलिए हमने सॉफ्ट सॉल्यूशन में डाला है। नाउ यहाँ पर आपकी रिएक्शन, अगर रिएक्शन नहीं दी है तो मैं यहाँ पर रिएक्शन लिख रही हूँ, वैसे मैंने ऊपर लिख दिया है। Zn जिंक की रिएक्शन कर रहे हैं हम H2SO4 के साथ। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि Zn सॉलिड फॉर्म में है, H2SO4 एक्वस फॉर्म में है, और यहाँ पर आपका ZnSO4 बन जाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस गैसेस फॉर्म में इवॉल्व हो जाती है। गॉट इट। नाउ तो यहाँ पर एसिड की रिएक्शन कराई। एसिड क्या था? सल्फ्यूरिक एसिड, मेटल आपका जिंक था, सॉल्ट बना ZnSO4, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। आगे क्या करना है आपको अगली एक्टिविटी में? ग्रैन्युलेटेड जिंक लेने हैं, मेटल के साथ टेस्ट ट्यूब में डालना है। 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, NaOH लेना है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसको हल्का सा वार्म करना है टेस्ट ट्यूब में। फिर से वही सेम एक्टिविटी, वहीं से आपको फिर आपके पास में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। या आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, जिंक लिया, सोडियम जिंकेट बन गया आपका, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। तो फिर से हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई, और इसी रिएक्शन को आप इसी तरीके से पास करा के देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा। फिर से आपको पॉप साउंड मिलेगी। Now, how do metal carbonates and metal hydrogen carbonates reacts with acid? एसिड के साथ जो मेटल कार्बोनेट होते हैं और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, इस एक्टिविटी के जरिए से समझते हैं। आप 2 टेस्ट ट्यूब ले लीजिएगा, टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी। यहाँ पर टेस्ट ट्यूब ए में आपने क्या करना है, 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट ले लेना है, Na2CO3, ये आपने ले लिया सोडियम कार्बोनेट। और टेस्ट ट्यूब बी में आप ले लेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 2 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें ऐड करेंगे। तो ये आपने ले लिया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड उससे पहले आपने लिया था सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पर आपने जैसे ही इसको ऐड किया टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो आपको क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाती है। देखिए टेस्ट ट्यूब ए में सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaCl फॉर्म हुआ, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बी में आपने क्या लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaCl बन गया, वाटर एंड सॉरी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर से इवॉल्व हो गई। अब बेटा क्या करना है, ये जो गैस आपकी यहाँ पर निकली है, ये रही आपकी, इसको आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से, जिसको हम वाटर लाइम वाटर या फिर स्लैग लाइम कहते हैं, इससे आप पास कराओगे। इसको आप दूसरी टेस्ट ट्यूब में लेकर इससे पास कराओगे तो क्या होगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। हमने पढ़ा था ना कि जब हम कलर्स वाली बात करी थी हमने लास्ट क्लास में, कि लाइम वाटर को, स्लैग लाइम को जब कार्बन डाइऑक्साइड से पास कराते हैं तो वहाँ पर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है एंड वाटर फॉर्म होता है, ठीक है। नाउ अगर आप ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हो तो ऐसे में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके उसी में सॉल्यूबल हो जाता है, उसी के अंदर मिक्स हो जाता है, एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेता है, दैट इज एक्वस फॉर्म। ओके, लाइम स्टोन, चोक, मार्बल, ये सारे डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। होते सारे के सारे कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। जैसे कि आपका लाइम स्टोन क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, जो चोक होता है आपका, ये आपका एक क्ले मतलब कैल्काइट इसको कहते हैं, प्योर कैल्काइट फॉर्म होता है। यहाँ पर मार्बल की आपकी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, वाइट पिंक कलर का हो सकता है, बट बेसिकली सारे के सारे केमिकल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट होती है। उसके अलावा बच्चों जितने भी मेटल कार्बोनेट्स हैं, मेटल कार्बोनेट्स देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, या फिर आपका दूसरा हमने पढ़ा था ZnCO3, किसी भी तरह का मेटल कार्बोनेट है, एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये भी मेटल कार्बोनेट है। ZnHCO3, ये भी आपका मेटल कार्बोनेट है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सॉरी। तो ये सारे के सारे जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं, करेस्पॉन्डिंग सॉल्ट तो बनता ही है, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वाटर रिलीज होता है। जैसे हमने यहाँ पर भी रिएक्शन में देखा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो सोल्ट तो बन गया, ठीक है, उसके साथ वाटर में बना, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाती है। नाउ तो यहाँ पर रिएक्शन दी हुई है कि मेटल कार्बोनेट जब रिएक्ट करते हैं, या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आप ले लो किसी भी एसिड के साथ, तो वहाँ पर सोल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है। तो ये रिएक्शन आपसे पूछी जा सकती है। क्या पूछा जा सकता है कि मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, करेस्पॉन्डिंग सॉल्ट मतलब जो भी मेटल होगा उसका सोल्ट बन जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूर निकलती है एंड वाटर होता है। अगली एक्टिविटी है यहाँ पर, हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ाई थी आपको, बस वही होने वाला है यहाँ पर भी। आपको सबसे पहले क्या करना है, 2 ml डाइल्यूट NaOH का सॉल्यूशन ले लेना है किसी भी टेस्ट ट्यूब में, और उसमें 2 ड्रॉप फिनोल्फ्थलीन की डालनी है। हमने अभी फिनोल्फ्थलीन के बारे में पढ़ा, ये ले ली मैंने टेस्ट ट्यूब अपनी। इस टेस्ट ट्यूब में लिया है 2 ml NaOH का डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये ले लिया यहाँ पर NaOH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, स्ट्रॉन्ग लिखने की जरूरत नहीं है, आप बच्चा बेस समझ ली, ठीक है, बेस होता है। इस टेस्ट ट्यूब में लिया हमने, डाली 2 ड्रॉप फिनोल्फ्थलीन की। अब वैसे तो फिनोल्फ्थलीन का कलरलेस होता है, लेकिन बेस के साथ कैसा रिएक्शन करता है, पिंक कलर देता है। तो यहाँ पर जैसे ही आपने 2 ड्रॉप डाली फिनोल्फ्थलीन की, कलर कैसा हो गया, पिंक कलर हो गया। बेस के साथ पिंक कलर देता है ना, एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता फिनोल्फ्थलीन। आगे जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर
एसिड डाल देंगे, HCl का सॉल्यूशन इसके अंदर डाल देंगे। तो जैसे ही आपने इसमें HCl डाला तो बच्चा क्या होगा, कलर डिसअपियर हो जाएगा। क्यों डिसअपियर होगा, क्योंकि ये एसिड और ये बेस मिलके क्या करेंगे, रिएक्शन को नलीफाई कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, सोल्ट बन जाएगा, ठीक है। और वो वहाँ पर तो फिर फिनोल्फथलीन रह जाएगा। अब फिनोल्फथलीन का कलर कुछ नहीं होता, कलरलेस हो जाता है। इज देयर एनी चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर? यस, चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है, कलरलेस हो गया है। वाई डिड द कलर ऑफ द फिनोल्फथलीन चेंज आफ्टर एडिशन ऑफ एन एसिड? क्यों चेंज हुआ, क्योंकि एसिड्स ने बेस से रिएक्ट किया, सॉल्ट बना लिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। नाउ एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH टू द अबव मिक्सचर। अब आप क्या करोगे, जब ये आपकी रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो गई, आप फिर से कुछ ड्रॉप्स NaOH के डाल दो। NaOH क्या है यहाँ पर, बेस है। अब जैसे ही आप बेस डालोगे तो क्या होगा, फिर से पिंक कलर रिएपियर हो जाएगा, फिर से आ जाएगा। क्यों, क्योंकि फिनाफ्थलीन क्या करता है, बेस के साथ पिंक कलर देता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चा, हमें समझ आ गया कि फिनोल्फथलीन आर्टिफिशियल इंडिकेटर है जो बेस के साथ पिंक कलर देता है और एसिड के साथ कोई कलर नहीं देता। नाउ NaOH ने क्या किया था, एसिड के साथ रिएक्शन करके NaCl बनाया था, वाटर। इस तरह से रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर दिया था। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं एंड वाटर फॉर्म होता है, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड। अब एसिड की रिएक्शन हमें मेटालिक ऑक्साइड के साथ करनी है। कुछ अमाउंट में आप क्या लोगे, कॉपर ऑक्साइड, ये मैंने ले लिया कॉपर ऑक्साइड, क्विक लाइम भी बेटा इसको कहते हैं। इसको बीकर के अंदर लिया, चलो बीकर में ले लिया। ए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली वाइल स्टीरिंग। अब इसको लिया, हल्का हल्का सा इसके अंदर कुछ ड्रॉप में डालते रहो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसको स्टीर करते रहो। नाउ कलर ऑफ द सॉल्यूशन, व्हाट हैपन टू द कॉपर ऑक्साइड। अब कॉपर ऑक्साइड को क्या होगा, CuCl2 बन जाएगा और H2 हो जाएगा। क्या होने वाला है यहाँ पर, यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजोल्व्स। ये जो कॉपर ऑक्साइड है आपका, ये डिजोल्व हो रहा है और ब्लू ग्रीन का आपको सॉल्यूशन मिल रहा है। ये जो ब्लू ग्रीन का सॉल्यूशन यहाँ पर मिल रहा है, ये किसका है, ये कॉपर क्लोराइड का है। ये आपका सोल्ट बन जाता है। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन द रिएक्शन। ये 2 क्यों होता है यहाँ पर लिखा हुआ, अरे बेटा ये वैलेंसी होती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कॉपर की वैलेंसी यहाँ पर 2 होती है, इसीलिए इसको लिखते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। द जनरल रिएक्शन बिटवीन अ मेटल ऑक्साइड एंड एन एसिड कैन बी रिटन एज मेटल ऑक्साइड एसिड्स इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप बैलेंस करके मुझे बताओ क्या होती है। अब बच्चा इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, सिंस मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड जैसे कि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था, इसने रिएक्ट करा एसिड के साथ, HCl के साथ, क्या दिया यहाँ पर, सॉल्ट दिया, CuCl2 दे दिया प्लस वाटर दिया H2O। सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस एंड एसिड। कैसी रिएक्शन है यहाँ पर, जैसे कि अगर हम किसी एसिड और बेस की रिएक्शन करा दें तो क्या होता है, सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। यही तो होता है ना, एसिड बेस की रिएक्शन कराते हैं। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो मैं ये ना कह दूँ कि यहाँ पर जो आपका ये ऑक्साइड है, मेटालिक ऑक्साइड, जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करता है और जो सॉल्ट एंड वाटर देता है, तो क्या इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस एंड एसिड, मेटालिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड्स। तो जो मेटालिक ऑक्साइड्स यहाँ पर यूज होते हैं उनको हम बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। क्यों कहते हैं बेसिक, क्योंकि बच्चा ये तो बेसिक नेचर शो कर रहे हैं ना, बेसिक के साथ एसिड के साथ मिलकर रिएक्ट सॉल्ट बना रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिखा रहे हैं, तो इनका नेचर कैसा हुआ, मेटल ऑक्साइड का बेसिक नेचर हुआ। इसी के जस्ट अपोजिट अगर आप जाओगे तो दूसरा ऑक्साइड्स को होता है नॉन मेटल ऑक्साइड। रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विद बेस। अभी तो हमने मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन देखी, अब हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड की देखेंगे। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड में क्या ले सकती हूँ मैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले सकती हूँ। बेस क्या लेती हूँ यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं बेस की फॉर्म में। क्या बनेगा यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है जो कि टर्बिड कलर का होता है, मतलब टर्बिडिटी हो जाती है, धुंधलापन सा हो जाता है, एंड वाटर। तो यहाँ पर ये रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन हुई। क्यों, क्योंकि बेटा वाटर बना, सॉल्ट बना, और ये यहाँ पर जो आपका नॉन मेटल ऑक्साइड था इसने कैसा रिएक्शन दिखाया, एसिडिक नेचर दिखाया अपना, और ये तो हमारे पास बेस था ही। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आता है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ठीक है, अब ये सारी रिएक्शन जो यहाँ पर दी गई हैं आप इनको करने की कोशिश करिए, नहीं होती हैं तो आप मुझसे फिर से पूछ लेना। व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन। क्या कॉमन है दोनों में, एसिड्स और बेस में। ऑल एसिड्स जेनरेट हाइड्रोजन गैस, ये कॉमन है।
कि सारे के सारे एसिड हाइड्रोजन गैस जनरेट करते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि HCl की रिएक्शन कराते हैं जिंक से तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ऑन रिएक्टिंग विद मेटल, मेटल के साथ रिएक्ट करने पे। सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हाइड्रोजन कॉमन होती है सारे एसिड्स में। लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन्स आर एसिडिक। अब एक एक्टिविटी करते हैं कि जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन होता है क्या वो सारे एसिडिक होते हैं। चले करके देखते हैं। यहाँ पर ग्लूकोज ले लिया, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर आप क्या करोगे, 2 नेल्स ले लोगे। इस तरीके से यहाँ पर आपने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, रबर की कॉर्क लगा दी, नेल्स ले लिए यहाँ पर, एंड बीकर के अंदर आपने एक बल्ब लगाया, ठीक है, एंड यहाँ पर स्विच लगाया और एक 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी। निगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल उसमें हो गए। यहाँ पर आपने स्टार्ट कर दिया बैटरी को। अब आप क्या देखोगे, बल्ब कब आपका ग्लो करेगा। तो बल्ब जब ग्लो करेगा जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो किस किस केस में बल्ब ग्लो करता है, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एंड सल्फ्यूरिक एसिड में। ग्लूकोज और एल्कोहल के केस में आपका बल्ब ग्लो नहीं करता। उसका रीज़न बच्चा ये है कि आपके ग्लूकोज और एल्कोहल जो है उनमें हाइड्रोजन तो होता है लेकिन वो डिसोसिएट नहीं होते। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। जैसे ही आप ग्लूकोज को पानी के अंदर घोलोगे, वाटर में घोलोगे, एक्वा सॉल्यूशन इसका बनाओगे तो ये आपका C6H12O6 में ही रहेगा, यानी कि ये डिसोसिएट नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप HCl के अंदर पानी डाल दोगे तो क्या होगा, जैसे आपने HCl में पानी डाला क्या होगा, एक्वा सॉल्यूशन में H++Cl- आयन बन जाते हैं। तो बच्चा यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि ये जो आयन्स फॉर्म होते हैं बेसिकली यहाँ पर मूवमेंट्स होता है इलेक्ट्रॉन्स का, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। सेम केस हैपन्स होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड के केस में, लेकिन ग्लूकोज और एल्कोहल के केस में ऐसा नहीं होता। हालांकि उनमें हाइड्रोजन है लेकिन वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती क्योंकि वो डिसोसिएट नहीं होते। ठीक है, नाउ द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन केस ऑफ एसिड्स, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड एल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो हमें समझ आ रहा है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है सॉल्यूशन से। इलेक्ट्रिक करंट कैरीड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाई आयंस। अब यहाँ पर एसिडिक कंटेंट्स H आयन एंड कैटायंस एंड एनायन, जैसे कि क्लोराइड आयंस और आपका यहाँ पर नाइट्रोजन आयन। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, HNO3 के केस में अगर हम देखें तो H++NO3- आयन हो जाएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड के केस में देखें तो H++SO4- आयन हो जाएंगे। तो ये जो कैटायंस एंड एनायंस होते हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, चार्ज फ्लो होता है। ठीक है, एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर एसिडिक प्रॉपर्टीज, उसकी वजह से उनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर हमें ये सेम एक्टिविटी परफॉर्म करनी है एल्कलीज के साथ, जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो क्या होगा, यहाँ पर आप इस पर वाटर ऐड करोगे तो वाटर ऐड करने से क्या होता है, यहाँ पर ये N++OH- में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपके एनायन कैटायंस बन जाते हैं, OH- सॉरी, और ये भी क्या क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कराने में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ऐसे केसेस में भी। व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। अब एसिड और बेस का वाटर सॉल्यूशन में क्या होता है, आपने क्या करना है, NaCl जो हम घर पे यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड जिसको टेबल सॉल्ट कहते हैं, कॉमन सॉल्ट कहते हैं, 1 ग्राम ये आप ले लोगे। क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब में उसको एपरेटस को क्लीन करना सब कुछ। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, देखा बेटा कंसनट्रेटेड, इसीलिए मैंने हाईलाइट किया, कंसनट्रेटेड लेना है। ठीक है, यहाँ पर डाइल्यूट नहीं लेना, टीचर की हेल्प ले लेनी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब। क्या यहाँ से कोई गैस निकल रही है, आपने देखा? नहीं भाई, कोई गैस नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही कोई गैस? अभी तो हमने पढ़ा था कि जब हम मेटल की रिएक्शन कराते हैं एसिड के साथ तो गैस आती है, क्यों नहीं आ रही यहाँ पर? टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर एक ड्राई और ब्लू लिटमस पेपर आप यहाँ पर लेकर आओगे। तो ड्राई लिटमस पेपर में क्या होगा, आपकी गैस नहीं निकलेगी। ठीक है, कहीं गैस नहीं निकलेगी। लेकिन वेट लिटमस पेपर के केस में क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। जो वेट ब्लू लिटमस पेपर होगा वो कलर चेंज कर देगा आपका एसिड की प्रेजेंस में। तो बच्चे यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो आपका ये जो एसिड होते हैं ये एक्वस सॉल्यूशन में ही हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करते हैं। अगर कंसनट्रेटेड फॉर्म होती है इनकी या फिर डिहाइड्रेटेड फॉर्म होती है, जब इनमें वाटर नहीं होता तो ऐसे केसेस में गैसेस रिलीज नहीं होती। अब इसको कंफर्म करने के लिए आप क्या करोगे, मान लीजिए आपका क्लाइमेट बहुत ह्यूमिड है तो आप ऐसे में क्या करोगे, गैसेस को पास करा के देखोगे गार्ड ट्यूब में। ये आपकी गार्ड ट्यूब होती है। ठीक है, इसके अंदर आपका होता है कैल्शियम क्लोराइड जो एनहाइड्रेट फॉर्म में होता है, और कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, जिसमें पानी की जो मात्रा होती है वो खुशक हो जाती है, उसके अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऐसे में जब हम गैस पास कराएंगे पानी नहीं होगा, ठीक है, तो उससे हमें पता चलेगा कि वो जो कलर है लिटमस पेपर का चेंज हो रहा है या नहीं। तो क्या पता चलता है, जो वेट लिटमस पेपर होता है, जो वेट होता है जिसमें एक्वस फॉर्म होती है, उसमें कलर चेंज होता है क्योंकि वहाँ पर आयंस में फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, वेट पानी की प्रेजेंस में।
The experiment suggests that hydrogen ion in HCl are produced in the presence of water. The separation of hydrogen ion from hydrochloric acid molecules cannot occur in the absence of water. पानी की मौजूदगी ना होने की वजह से ये फॉर्म नहीं होते. हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन, खुद से एग्जिस्ट नहीं करते, तो क्या बन जाते हैं ये, कंबाइन कर लेते हैं वाटर से और हाइड्रोजन आयन बना लेते हैं. वी हैव सीन दैट एसिड gives हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोजन आयन. लेट्स सी व्हाट हैपन्स व्हेन बेस इज डिजोल्व. अगर आप बेस को डिजोल्व करोगे पानी में तो सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में फॉर्म हो जाते हैं. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को डिजोल्व करोगे पानी में तो पोटेशियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को डिजोल्व करोगे तो मैग्नीशियम आयन, 2 हाइड्रोक्साइड आयन. Bases generate hydroxide ions in water. Bases which are soluble in waters are called alkalis. जो bases soluble होते हैं वाटर के अंदर उनको alkalis कहते हैं. तो आपके सारे के सारे bases क्या होते हैं, alkalis नहीं होते हैं. लेकिन जितने भी alkalis होते हैं वो सारे bases हो सकते हैं. ये बात भी हम पढ़ते हैं ना, 6th 7th स्टैंडर्ड में पढ़ लेते हैं इस बात को. तो ऑल बेसिस डू नॉट डिजोल्व, सारे बेसिस आपके डिजोल्व नहीं होते पानी में. जो एल्कली इज अ बेस दैट डिजोल्व्स इन वाटर. एल्कली वो होता है जो पानी में डिजोल्व हो जाता है. दैट आर सोपी टू टच. क्या पढ़ा था हमने, बेसिस कैसे होते हैं, सोपी होते हैं टच करने पे, बिटर होते हैं टेस्ट में, कोरोसिव नेचर के होते हैं. नेवर टेस्ट, किसी को टेस्ट मत करना, टच भी मत करके देखना बेसिस को, क्योंकि अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को टच किया तो आपकी स्किन पे फर्क पड़ जाएगा, वे आपको हार्म कर सकते हैं. विच ऑफ द बेसिस, यहाँ पर आपको देखना है कि एसिड और बेस की जब हम रिएक्शन कराते हैं सॉल्ट एंड वाटर बनता है. ठीक है, ये यहाँ पे सेम रिएक्शन दी गई है. नाउ ये यहाँ पर बच्चा वार्निंग साइन दी गई है. आपकी जब लैब के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, बीकर का ऊपर ऐसा बना हुआ होता है, वो कंसनट्रेटेड एसिड की फॉर्म में अगर रहता है तो आपको टच नहीं करना. ठीक है, और जनरली आपको क्या करना होता है, जब आप ऐसा करोगे आपको यूज़ करना है डाइल्यूट फॉर्म. ठीक है, अब डाइल्यूट फॉर्म क्या होती है, जिसमें बहुत सारा पानी मिला होता है. ठीक है, जिसमें वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और एसिड की कंसनट्रेशन कम होती है. कंसनट्रेटेड फॉर्म क्या होती है, जहाँ पर कंसनट्रेशन एसिड की ज़्यादा होती है. तो अगर हमें चाहिए डाइल्यूट फॉर्म और हमारी लैब के अंदर नहीं है, कंसनट्रेटेड फॉर्म है, तो हम ऐसे में क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, 10 ml वाटर, आपने ये ले लिया बीकर वाटर का, और वाटर के अंदर आप ड्रॉप बाय ड्रॉप आपका एसिड डालोगे. कंसनट्रेटेड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. स्विल द बीकर स्लोली, हल्के हल्के स्विल करना है. टच द बेस ऑफ द बीकर, जब आप इसको टच करके देखोगे ना साइड में से, तो यहाँ आपको बहुत हीट मिलेगी. ये हीट क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर आपका बढ़ता है, और इस तरह की रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जहाँ पर हीट रिलीज होती है. और हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होती है, रिएक्शन के दौरान हमें हीट देनी पड़ती है. दिस काइंड ऑफ रिएक्शन आर नोन एंडोथर्मिक. बट यहाँ पर जब हमने पानी लिया है और इसके अंदर हम ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डाल रहे हैं, हीट रिलीज हो रही है, जो हमारा बीकर है वो हीट करने लग रहा है, ऐसी रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. अच्छा बच्चा, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. तो आपको क्या करना है, कभी भी आपको एसिड किसी भी फ्लास्क में नहीं लेना कि आपने एसिड फ्लास्क के अंदर पहले ही ले लिया और उसके अंदर आप पानी डाल रहे हो ड्रॉप बाय ड्रॉप. ऐसे में क्या होगा, बहुत तेज़ आपकी रिएक्शन हो सकती है. इवन आपका जो मिक्सर है वो स्प्लैश हो सकता है और बर्न हो सकता है, आपको नुकसान पहुंच सकता है, आपका बीकर ब्रेक हो सकता है एक्सेसिव हीटिंग की वजह से. तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपको बीकर के अंदर पानी लेना है, उसके अंदर एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है. आपको बीकर के अंदर एसिड नहीं लेना, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी नहीं डालना है. ठीक है, तो सबसे बस ये बात ध्यान रखना है यहाँ पर कि आपको बीकर के अंदर पानी लेना है, या आपने पानी ले लिया वाटर और उसके अंदर आप उसको एसिड को डालते हैं. इस तरह का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं डाइल्यूशन, और जो आपको सॉल्यूशन मिलता है वो डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है. ठीक है बेटा. नाउ हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेस सॉल्यूशन, किस तरीके कितना स्ट्रॉन्ग होते हैं बेस और एसिड सॉल्यूशन, इसको हम एक यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से समझेंगे. एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है जिसको हम पीएच स्केल कहते हैं, और पीएच स्केल में पी डिनोट करता है पोटेंस से, एंड एच यहाँ पर आपका हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बताता है. बेसिकली पोटेंस को जर्मन लैंग्वेज में हम कहते हैं पावर. ठीक है, तो ये हाइड्रोजन आयन की कितनी पावर है उसको बताता है. यहाँ पर ये जो स्केल है आपकी 0 से होती है 14 तक. 0 होती है एसिडिक फॉर्म और 14 होता है आपका एल्कलीन यानी हाईली बेसिक फॉर्म, स्ट्रॉन्ग बेस. मैं भी आपको कई बार बताया ना मैंने आपको, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है. तो यहाँ पर पीएच स्केल में अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो 14 आएगी. ठीक है. नाउ
हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशन, जितनी ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशन होती है उतना ही कम उसका पीएच वैल्यू होती है। अब ये आपकी जो यहाँ पर टेबल ये स्केल दी हुई है, ये पेपर इम्प्रेग्नेटेड होती है। इसका मतलब है कि ये जो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन है उसको पेपर इस तरीके से बनाया जाता है, स्केल को डिप किया जाता है और ये यूनिवर्सल इंडिकेटर की तरह हम यूज़ करते हैं। तो जो 7 होता है सेंटर में वो न्यूट्रल होता है। हमारा जो पीएच होता है वो जनरली 7 होता है, उसका पीएच न्यूट्रल होता है अगर उसमें इम्प्यूरिटीज़ ना हो तो। इम्प्यूरिटीज़ अगर होती हैं तो वो आपका 6.5 से आपका 7.5 या 8 की तरफ जा सकता है, एसिडिक या बेसिक हो सकता है। लेकिन अगर इम्प्यूरिटीज़ नहीं है, आपका फ्रेश वाटर है, तो वो आपका न्यूट्रल होता है। नाउ इधर की तरफ अगर जाएंगे तो एसिड की कंसनट्रेशन बढ़ती है 0 से पर बहुत ज़्यादा एसिडिक, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पर होता है, ठीक है। और अगर इस साइड में जाएंगे तो यहाँ पर बेस की कंसनट्रेशन बढ़ती है 14 पर, आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और यहाँ से आपका हल्के हल्के एसिड्स की कंसनट्रेशन इस तरीके से बढ़ती चली जाती है, ठीक है। इंक्रीज द हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, इंक्रीज द एसिडिक नेचर, डिक्रीज द हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, डिक्रीज द बेसिक नेचर। अब ये आपका डिक्रीज द एसिड नेचर, बेसिक नेचर बढ़ता है। नाउ अब ये मैंने आपको टेबल यहाँ पर फिल करके दे दी है कि सलाइवा का जो नेचर होता है, पीएच पे जो कलर होता है पीएच पेपर पर, मील से पहले, खाना खाने से पहले जो हमारे मुंह में सलाइवा है उसको आप देखोगे तो पीएच स्केल पर, पीएच पेपर पर वो ग्रीन कलर का दिखेगा और उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 6.5 से 7.5। एसिडिक बेसिक नेचर हो गया क्योंकि 6.5 से 7 तक आपका एसिडिक होगा और 7.5 से बेसिक, तो एसिडिक बेसिक नेचर हुआ। सलाइवा खाना खाने के बाद क्या होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक वैल्यूज़ यहाँ पर आती है आपकी, ठीक है, एसिडिक हो जाता है। लेमन जूस आपका कलर होता है ऑरेंज, लेमन जूस का ऑरेंज कलर नहीं होता, पीएच पेपर पर होता है। ये एसिडिक वैल्यूज़ है, एसिडिक यहाँ पर ये आप सब देख लीजिएगा। नाउ अब ये यहाँ पर आपको स्केल दिया है, कुछ चीज़ों को आपको याद रखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है NaOH वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसकी वैल्यू 14 होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH, ये आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH 10 है। ये पूछा जा सकता है क्योंकि NCERT में दिया हुआ है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। प्योर वाटर आपका 7 होता है और ब्लड हमारा स्लाइटली बेसिक, ब्लड के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है, बहुत अच्छे से पूरे ब्लड को डिफाइन किया है। ये स्लाइटली बेसिक होता है, 7.4 pH होता है। लेमन जूस 2.2। गैस्ट्रिक जूस क्या होते हैं, गैस्ट्रिक जूस जो हमारे स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होते हैं उसका pH 1.2 होता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस डिपेंड करती है द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड द OH आयन प्रोड्यूस्ड रेस्पेक्टिवली। एसिड्स क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन, एंड बेसिस क्या देते हैं आपके, हाइड्रोक्साइड आयन। अब इनका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं हमारी डेली लाइफ में क्या होता है। क्या प्लांट्स और एनिमल्स भी pH सेंसिटिव होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अगर हम देखें हमारी जो बॉडी वर्क करती है वो किस रेंज में करती है, pH रेंज 7 से 7.8 के बीच में, यानी कि न्यूट्रल टू बेसिक। ये आपसे पूछा जा सकता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन अ नेरो रेंज ऑफ pH। अगर सिर्फ जो रेंज है हमारी उसी में सर्वाइव कर सकते हैं, एक बहुत बड़ी रेंज हमारी नहीं है कि चलो हम तो 6 से और 8 के बीच में सर्वाइव कर लेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत नेरो रेंज में हम लोग सर्वाइव करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। व्हेन pH ऑफ रेन वाटर, जो रेन वाटर होती है उसका pH होता है स्लाइटली एसिडिक, क्योंकि रेन वाटर, यहाँ पर आपकी बारिश हो रही है, क्लाउड्स है, एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, बारिश हो रही है, बारिश में पानी आ रहा है, दोनों रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन बना रहे हैं H2CO3, ठीक है, कार्बोनियम आयन। अब बेटा ये तो हो गया आपका स्लाइटली एसिडिक। लेकिन जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर होता है पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, SO2 हो सकता है, NO2 हो सकता है, H2SO4 से, HNO3 से। तो ऐसे में क्या होता है, हमारी रेन हो जाती है एसिड रेन। बच्चा एसिड रेन पे भी मैंने बहुत बड़ी वीडियो बनाई है, उसको भी आप, बड़ी नहीं छोटी वीडियो बनाई है, उसको भी आप देख लेना, बहुत अच्छे से डिटेल कंसेप्ट को वहाँ पे क्लियर किया है ना। व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज़ लेस देन 5.6, जब इससे कम होता है तो हम उसको एसिड रेन कहते हैं। और एसिड रेन फ्लो करती है अगर रिवर्स में, तो ऐसे में क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे रिवर के अंदर, उनका सर्वाइवर बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, डिफिकल्ट हो जाता है। एसिड्स इन अदर प्लानट, अब दूसरे प्लानट की बात कर लेते हैं। वीनस कभी गए हो कभी गए हो, अच्छा। वीनस का एटमॉस्फेयर कैसा होता है, वहाँ पर येलोइश, थिक वाइट येलोइश कलर के क्लाउड होते हैं जिनमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4 वहाँ के क्लाउड्स में होता है। क्या ऐसे प्लानट पर हम एग्जिस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि हमारी नेरो रेंज होती है सर्वाइव करने की। बच्चा एक चीज़ और ध्यान रखना कि वीनस का जो टेम्परेचर है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ये ज़्यादा है। ये वीनस पर भी मैंने एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी वीडियो बनाई है, शायद 1 या 1.5 मिनट की वो वीडियो है, उसको आप देखना बहुत अच्छे से। नाउ व्हाट इज़ द pH ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड, अगर आपके घर में है या नहीं है तो बाहर जाके देखो, pH को चेक करो कि कितनी होती है pH उसकी। तो जो pH होती है हेल्दी ग्रोथ प्लांट्स की,
वो वेरी करती है, मतलब ज़्यादा वेरी नहीं करती। जनरली आप देखोगे कि बेसिक टू एसिडिक बेसिक होती है, न्यूट्रल टू बेसिक कुछ इस तरह से होती है। उसको आप एक बार चेक कर लेना, मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है इस बारे में। नाउ प्लांट्स रिक्वायर लेकिन स्पेसिफिक पीएच होती है। टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर अ हेल्दी ग्रोथ इन द प्लांट यू कैन कलेक्ट सॉइल को आप कलेक्ट करोगे, अलग अलग जगह पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा। नाउ आपने क्या करना है, कैसे करोगे, 2 ग्राम सॉइल ले लोगे, 5 ml वाटर ले लोगे टेस्ट ट्यूब के अंदर। टेस्ट ट्यूब तो आपके पास बहुत सारी होनी चाहिए, आपके पास नहीं लैब के अंदर। उसको फिल्ट्रेट करोगे, पीएच रेंज पे चेक करोगे, आपको अपने रीजन के हिसाब से अपनी सॉइल का आइडियल पीएच बता दोगे। बच्चा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारा, उसमें क्या होता है, स्टमक हमारा प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, और अभी हमने देखा था उसका पीएच कितना होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। तो हमारे डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, और वो हमारे स्टमक को नुकसान नहीं पहुंचाता, बस वो डाइजेशन में हेल्प करता है जो फूड होता है। लेकिन जब इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो ऐसे में ज़्यादा टू मच एसिडिक प्रोड्यूस होता है। और हम क्या रेमेडी लेते हैं ऐसे में, अभी हमने सबसे शुरुआत जब की थी चैप्टर की तो देखा था हम सोडा लेते हैं वहाँ पे, बेकिंग सोडा, और उसको हम, उसका नेचर बेसिक होता है ताकि हम उसको उसकी रिएक्शन को नलीफाई कर सकें, और इसको हम एंटा एसिड भी कह सकते हैं। ठीक है, आपके पास कुछ वो आती हैं, मेडिसिन आती हैं, पेंटॉप कहते हैं उनको, रेबिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, ये सारी जो मेडिसिन होती हैं ये बेसिक नेचर की होती हैं जो हमारे एसिड के रिएक्शन को नलीफाई करती हैं। एंटा एसिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अभी हमने देखा था कितना पीएच था, 10 था, याद रखना बेटा। माइल्ड बेस होता है जो ऑफन इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम देखें टूथ डीके, जो हमारे मुंह के अंदर दांत होते हैं उन पे जो दांतों पे ना ये दांतों का स्ट्रक्चर है, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये इनेमल होता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी के अंदर। अब पानी आप पी रहे हो तो ये ख़राब नहीं होगा, लेकिन अगर आपके माउथ के अंदर पीएच की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है, ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, तो ये इनेमल जो होता है आपका ये डीके होने लगता है। अब ये कैसे केसेस में डीके होगा, भाई बैक्टीरिया डीके करवाते हैं इसको। बैक्टीरिया क्यों होते हैं, जब हम कोई चॉकलेट टॉफ़ी खाते हैं और माउथ को वॉश नहीं करते तो वहाँ पर शुगर के पार्टिकल रह जाते हैं। ठीक है, अगर हमने खाना खाया और मुँह अच्छे से नहीं धुला, फूड के पार्टिकल्स रह जाते हैं। तो बैक्टीरिया क्या कहते हैं, भाई ये इतने सारे पार्टिकल्स यहाँ पर हैं शुगर फूड के, मुझे इनको डिग्रेड करना है, और वो डिग्रेड करने के लिए क्या करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। अब वो तो अपना काम कर रहे हैं बैक्टीरिया, उनको तो ज़रूरी है ना डिग्रेड करना, लेकिन वो एसिड जब ज़्यादा हो जाता है तो हमारा इनेमल ख़राब हो जाता है। आप देखो ना कुछ लोगों के दांत ऊपर की तरफ से ख़राब हो जाते हैं। ऐसे में आपको क्या करना है, टूथपेस्ट यूज़ करना है। टूथपेस्ट क्यों यूज़ करना है, क्योंकि टूथपेस्ट होता है आपका बेसिक नेचर का, और वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेस एसिड की रिएक्शन को। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल, कुछ एनिमल्स होते हैं जो सेल्फ डिफेंस, प्लांट्स, एनिमल्स किस तरीके से करते हैं, केमिकल वारफेयर बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है यहाँ पर। केमिकल वारफेयर आपने सुना होगा, एक बायोलॉजिकल वारफेयर होती है, बायोलॉजिकल वेपन। अभी हमने देखा ना था उसमें ये जो क्या हो रहा है, फ़िलिस्तीन की जो वार चल रही है, ठीक है, तो फ़िलिस्तीन पैलेस्टाइन पर क्या हो रहा है, वहाँ पर वो लोग कुछ मिसाइल के अंदर इस तरह का चीज़ें भेज रहे हैं जो वहाँ पर जो क्रॉप है वो ग्रो ना कर पाए। ठीक है, वो ग्रो ना कर पाए, तो इस तरह का जो वेपन्स होता है वो बायोलॉजिकल वेपन होता है, और इस तरह की वारफेयर को हम बायोलॉजिकल वारफेयर कहते हैं। केमिकल वारफेयर क्या होती है, जब कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट, ये मतलब इसी केस में नहीं, ह्यूमन बींग्स के केस में भी जब हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं अपनी वारफेयर के दौरान, जैसे कि बहुत सारे केसेस में होता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर मिसाइल फेंक रही है, हालांकि ये होना नहीं चाहिए, तो वहाँ पर कुछ केमिकल्स का यूज़ किया जाता है ताकि दूसरी कंट्री को इतना नुकसान हो कि उस टाइम पीरियड में तो हो ही, उसके बाद भी वो लंबा नुकसान हो, तो इसको केमिकल वारफेयर कहते हैं। बेसिकली यहाँ पे छोटी सी बात दी हुई है कि बी स्टिंग कर लेती है तो वो एक एसिड रिलीज करती है जिसको हम मेथेनोइक एसिड कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, तो वहाँ पर हम उस इरिटेशन को यूज़ करने के लिए बेस का यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा। इसी तरीके से नेटल लीव्स, एक प्लांट्स होता है नेटल, यहाँ पर दी हुई है इसकी लीव्स, इसके साइड में क्या होता है, इसमें भी ये आपका मेथेनोइक एसिड रिलीज होता है। इसको नलीफाई करने के लिए इसके ही साइड में, मतलब थोड़ी सी इससे आगे एक प्लांट होता है, उसको हम डॉग प्लांट कहते हैं, DOCK, डॉग प्लांट। शायद इसमें दिया हुआ नहीं है, अगर आपने कभी ट्रैकिंग की हो वाइल्ड लाइफ में, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड अगर आपने कभी कुछ पढ़ा हो, ट्रैकिंग वगैरह की हो, देखा हो, तो इस प्लांट के आसपास एक डॉग प्लांट्स होता है जो ये एसिड रिलीज करता है, वो डॉग प्लांट बेस रिलीज करता है। ठीक है, तो उस बेस से रिएक्शन करके रिएक्शन को नलीफाई किया जा सकता है। तो बेसिकली नेचर का सोल्यूशन नेचर में खुद मिल जाता है। यहाँ पर कुछ नेचुरल सोर्स हैं, जैसे कि विनेगर, आपका सिरका CH3COOH, यहाँ पर लिख लो आप CH3COOH, ये एसिडिक एसिड होता है, सॉर मिल्क कर्ड, लैक्टिक एसिड, ऑरेंज आपका सिट्रिक एसिड, लेमन ये सिट्रिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर कुछ सोर्सेज दिए हुए हैं कि किसकी सोर्स में ये होते हैं। टैमरिंड आपका कहाँ होता है, टार्टरिक एसिड इसके अंदर होता है, टोमेटो में एक्सैलिक एसिड होता है, नेटल स्टिंग में आपका मेथेनोइक एसिड होता है, आंट स्टिंग में मेथेनोइक एसिड, तो ये आपको याद रखने हैं। मोर अबाउट द सॉल्ट के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, तो ये हमने देखा था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं। कॉमन सॉल्ट से रिलेटेड आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी कि जो गांधी जी थे उन्होंने डांडी मार्च किया था,
ठीक है। दांडी मार्च क्यों किया था? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया था, सोल्ट के दाम को बहुत बढ़ा दिया था। अब सोल्ट तो बहुत बेसिक नीड होती है हर एक इंसान की, फूड में हमें चाहिए होता है। न्यूट्रल सोल्ट हम किसको कहते हैं? NaCl, जिसको हम टेबल सोल्ट भी कहते हैं। बच्चा मैं फास्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत बड़ा है, हमको डिटेल में एक एक लाइन इसको समझनी है, हर एक एक लाइन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको सिर्फ क्लास में ही कंप्लीट करा सकती हूँ, एक वीडियो के अंदर इतना सारा कंटेंट अपलोड नहीं हो सकता, मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि ये चैप्टर एटलीस्ट मैं कंप्लीट करा दूँ। ठीक है ना, अभी आगे काफ़ी सारा कंटेंट है। यस, चलें, तो ये सॉल्ट का कंसेप्ट यहाँ पर आपने देख लिया। आगे आप क्या देखोगे कि जो कॉमन सॉल्ट हमने यहाँ पर पढ़ा है, ये रॉ मटेरियल होता है बहुत सारी चीज़ों के लिए। जैसे कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर इसमें पानी मिलाते हैं तो ब्राइन बन जाता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड आप इससे बना सकते हो। आपको क्लोरीन गैस मिलेगी एनोड पर, हाइड्रोजन गैस मिलेगी कैथोड पर। इस तरीके से आप ये सिस्टम बनाओगे। ठीक है, यहाँ पर आपने ब्राइन पास कराया। ठीक है, और इस तरीके से आपको रिएक्शन मिल जाती है एनोड और कैथोड पर। नाउ ब्लीचिंग पाउडर आप इससे बना सकते हो, जैसे कि आपने क्लोरीन गैस, यहाँ से ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था जो कि आपने ऑलरेडी बना चुके हैं, क्लोरीन गैस पास कराओगे तो ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। नाउ ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? इसको आप यूज़ कर सकते हो ब्लीचिंग पाउडर को कॉटन को ब्लीच करने में, लाइन एंड को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वुड पल्प में, ये सारे इसके ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। ड्रिंकिंग वाटर को जर्म से फ्री करने के लिए भी। बेकिंग सोडा का यूज़ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, NaCl का। उसके अलावा ये एक रिएक्शन है, यहाँ पर बेकिंग सोडा का यूज़ आपको दिए हुए हैं। नाउ सोडा, अच्छा हाँ, एक सोडा फायर एक्सटिंग्विशर की तरह क्यों यूज़ होता है? क्योंकि हमने पढ़ा था, जब हमने कंबशन एंड फ्लेम वाला पढ़ा था NaCO3, तो वहाँ पर देखा था कि फायर एक्सटिंग्विशर के लिए अलग अलग चीज़ों का यूज़ किया जाता है। जैसे CO2 का यूज़ क्यों किया था? क्योंकि CO2 का पेट्रोल के केस में, इलेक्ट्रिसिटी के केस में, क्योंकि क्या होती है, हमारी जो फायर ट्रायंगल होता है उसमें से एक एलिमेंट को हमें हटाना होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, और वहाँ पर हमारी फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है। यही काम आपका NaCO3 करता है। अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंस में कुछ भी फायर हुई है तो हम यही अप्लाई यूज़ कर सकते हैं। वॉशिंग सोडा पढ़ना है, फिर ये आपका इसी का सोर्स है, मतलब इसी से बनाया जा सकता है। इसमें यहाँ पर एक 10H2O ये दिया हुआ है वॉशिंग सोडा में। इसका यूज़ आपका मैनी इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, इंडस्ट्रियल पर्पस में, केमिकल इंडस्ट्रियल पर्पस में, वॉशिंग सोडा आपका। ठीक है, नाउ अब ये क्रिस्टल्स आपके सॉल्ट, अच्छा हाँ, ये जो 10H2O यहाँ पर दिया हुआ है कि ये ड्राई है या वेट है, तो ये जो H2O होता है ये वेट फॉर्म को शो करता है यहाँ पर। ठीक है, नाउ तो बेटा ये सब कुछ हमने पढ़ा इस चैप्टर में। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।